नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। 23 की महाभारत में कई बड़ी सियासी खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अलवर से पाकिस्तान गई अंजू से जुड़ी सबसे एक्सक्लूसिव खबर आपको बता दें। न्यूज 18 पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान गई अंजू को लेकर सबसे बड़ी खबर है ये। अंजू ने नसरुल्लाह से निकाह किया है। न्यूज 18 पर देखिए अंजू की शादी का सबूत। अंजू ने अपने बयान में कहा, मैं अपनी मर्जी से पाकिस्तान आई हूं, मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम अपनाया है। पहले क्रिश्चियन थी, अब अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। अंजू अब फातिमा हो गई हैं। अंजू और नसरुल्लाह का वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब काफी वायरल है। प्री वेडिंग स्टाइल में वीडियो शूट किया गया। पाकिस्तान में घूमते फिरते वीडियो भी सामने आए हैं अंजू के और नसरुल्लाह के। राजस्थान के अलवर से पाकिस्तान गई अंजू ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। अब अंजू बन गई हैं फातिमा। कबूलनामा भी है अंजू का। कहती हैं अपनी मर्जी से गई थी, अपनी मर्जी से ही शादी की। पहले क्रिश्चियन थी, अब हो गई मुस्लिम। इस्लाम अपना लिया है अंजू ने अपनी मर्जी से, बिना किसी दबाव में ये बात कही है अंजू ने। अंजू अब फातिमा हो चुकी हैं नसरुल्लाह से निकाह करने के बाद। सोशल मीडिया पर अंजू और नसरुल्लाह के वीडियो अब वायरल हैं। प्री वेडिंग स्टाइल में वीडियो शूट किया गया। पाकिस्तान में घूमते फिरते वीडियो बनाए गए। न्यूज 18 ने अंजू के पति से बात की थी। उनका कहना था कि अंजू से मेरी बात हुई है, वो घर लौट आएंगी। फिर न्यूज 18 ने अंजू के पिता से भी बात की थी। उनके पिता कह रहे थे कि वो सन की प्रवृत्ति की है, मानसिक रूप से कमजोर है, शादी के बाद से ताल्लुक नहीं है, शादी के बाद से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। अंजू के पिता ने ऐसा कहा था जब न्यूज 18 ने उनसे बातचीत की थी। अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने ये आती है कि अंजू ने नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है और अब अंजू फातिमा हो चुकी हैं। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम भोपाल का रुख करेंगे। सहयोगी शुभांगी हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव। शुभांगी, मामला काफी पेचीदा नजर आता है। पति कहते हैं कि हमारी बात हुई है, वो घर लौट आएंगी। पिता कहते हैं कि शादी के बाद कोई संबंध नहीं है। अब खबर ये आती है कि निकाह हो गया है नसरुल्लाह से और अंजू बन गई हैं फातिमा। शुभांगी, आपने काफी पेचीदा ये मामला है। 35 साल की अंजू जो राजस्थान के भिवाड़ी में अपने परिवार के साथ रह रही थी, अचानक ही खबर मिलती है कि अंजू पाकिस्तान पहुंच गई हैं और वो भी अपने प्रेमी से मिलने, जिनसे उनकी मुलाकात 2019 में फेसबुक के जरिए हुई थी। दोनों के बीच प्यार हुआ। अंजू जो कि 2 बच्चों की मां है, 35 साल की है, राजस्थान में अपने परिवार के साथ आराम से रह रही हैं। अचानक ही ये खबरें आती हैं कि पिछले 2 सालों से वो पाकिस्तान में वीजा के लिए अप्लाई कर रही थी, पाकिस्तान जाने के लिए। और अंजू जो पाकिस्तान पहुंचती हैं, वो बाकायदा अपना वीडियो जारी कर ये भी बताती हैं कि मैं वैध रूप से यहाँ आई हूँ, मेरे पास वीजा है, मेरे पास सारे दस्तावेज हैं, इसीलिए मुझे अरेस्ट नहीं किया गया, पाकिस्तान आर्मी ने मुझे नहीं पकड़ा और मैं 20 अगस्त को वापस भी आ जाऊंगी। और इस बीच देखिए आप, खबरें और भी ज्यादा पेचीदा तब हो जाती हैं जब एक प्री वेडिंग वीडियो सामने आता है जिसमें अंजू अपने प्रेमी नसरुल्लाह के साथ नजर आती हैं और कुछ ही देर बाद एक निकाहनामा भी जारी होता है। ये सब पाकिस्तान मीडिया के हवाले से हमें खबरें मिल रही हैं कि एक निकाहनामा जारी हुआ है जिसमें अंजू जो अब फातिमा बन चुकी हैं, उनका निकाह नसरुल्लाह से हो चुका है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए, जैसा कि अंजू के पिता ने भी कहा कि वो आजाद ख्याल की लड़की है, पहले धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपना चुकी है और अब अंजू फातिमा बन गई है। तमाम ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो अब इस पूरे मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना रही है। क्योंकि देखिए, अगर अंजू शादी करने वहां नहीं गई हैं तो वो अपने वीजा फॉर्म में ये रीजन क्यों लिखती हैं कि उन्हें पाकिस्तान जाना है शादी के लिए।
और अगर अंजू का कहना है कि वो 20 अगस्त को वापस आ जाएंगी तो वो पाकिस्तान में अपने प्रेमी से मिलने गई हैं या क्या करने गई हैं, ये बात वो स्पष्ट क्यों नहीं कर रही हैं। दूसरी ओर सुमित, ये बात भी सामने आई है कि अगर अंजू 20 अगस्त को वापस आ जाती हैं तो क्या अब उनसे पूछताछ की जाएगी, क्या वो शादीशुदा हो गई हैं तो अब वो वापस लौटेंगी या नहीं लौटेंगी। और उन्होंने अपनी बेटी से भी बात की है, मीडिया के हवाले से भी खबर मिल रही है, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से, कि अंजू ने अपनी बेटी से भी बातचीत की है और उसे आश्वस्त किया है कि वो 20 अगस्त को वापस आ जाएंगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए अंजू की ये लव स्टोरी है या कोई और इस पूरे मामले में एक एंगल निकल के आता है, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। ठीक है शुभांगी, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। अलवर से हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, मामला काफी पेचीदा हो चला है। अब जब न्यूज़ 18 ने अंजू के पति से बात की थी तो उनका कहना था कि मेरी अंजू से बात हुई है और वो जल्द ही घर लौट आएंगी, लेकिन अब एक बड़ी खबर आती है कि उन्होंने शादी कर ली है नसरुल्लाह से और अब फातिमा हो गई हैं। राजेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? चलिए हम फिर से कोशिश करेंगे हमारे अलवर सहयोगी राजेंद्र शर्मा से जुड़ने की, जो कि हमें जानकारी देंगे कि क्या कुछ अभी अंजू के घर पर हो रहा है, क्या कुछ उनके परिवार वालों का कहना है। शुभांगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शुभांगी, देखिए दिलचस्प बात यह है कि पहले अंजू के पिता हिंदू थे, वर्मा लिखते थे, क्रिश्चियन हुए, और अंजू की ही बात करें हम तो अंजू हिंदू थी, फिर क्रिश्चियन हुई और अब इस्लाम धर्म अपना लिया है अंजू ने। देखिए सुमित, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अभी इस पूरे मामले पर अगर हम ये टिप्पणी करते हैं कि क्या अंजू दोबारा प्रेम में पड़ गई, क्योंकि पहले भी ये खबरें हैं कि जिनसे उन्होंने शादी की है उनसे भी उनका प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते शादी की और अपने परिवार के साथ वो रह रही थी। और उनके जो परिवार है, उनका जो मायका पक्ष है, उनके पिता कह रहे हैं कि 20 साल से उन्होंने बेटी का चेहरा नहीं देखा क्योंकि उसने ईसाई धर्म अपना लिया था। और अब जब खबरें पहुंच गई, इस पर भी उनके पिता कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। दूसरी ओर एक चौंकाने वाली बात यह भी है सुमित कि जब अंजू जो है पाकिस्तान पहुंचती हैं तो उनके जो प्रेमी हैं नसरुल्लाह, वो ये कहते हैं कि हमारे बीच कोई प्रेम संबंध नहीं है और ना ही कोई शादी का हमारा प्लान है। अंजू खुद यहां पर पाकिस्तान पहुंची हैं, मुझे कोई जानकारी नहीं है, ना हमारे बीच कोई प्रेम संबंध है और ना ही हम शादी करने वाले हैं। लेकिन फिर ये प्री वेडिंग वीडियो में जो शख्स नजर आ रहा है वो अगर नसरुल्लाह नहीं है तो कौन है? तो कई तरह के सवाल इस पूरे मामले में खड़े होते हैं कि अंजू तो कह रही हैं कि वो प्रेम में है, प्रेम प्रसंग उनका चल रहा है, लेकिन फिर सवाल ये है कि अंजू ये भी कह रही हैं कि मैं वैध रूप से पाकिस्तान आई हूं और मैं जल्द ही वापस भी लौट आऊंगी। तो क्या नसरुल्लाह ने उनसे शादी करने से मना कर दिया है? और अगर शादी करने से मना कर दिया है तो फिर ये निकाहनामा किसका है जिसमें अंजू? ठीक है, मामला काफी पेचीदा है और देखने वाली बात होगी कि जांच आगे बढ़ेगी, पूछताछ होगी तो और भी कई खुलासे हो सकते हैं। शुभांगी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल रात 8 बजे भोपाल आएंगे। भोपाल के बीजेपी दफ्तर में अहम बैठक होनी है और इस दौरान बीजेपी के 12 वरिष्ठ नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनाई जाएगी। ये बैठक रात 11:30 बजे तक चलेगी। अमित शाह भोपाल में ही रात्रि विश्राम करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी ऑफिस में ताज लेक फ्रंट तक के इलाके में नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है सुरक्षा के लिहाज से। तो एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी भोपाल में होंगे। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कल रात 8 बजे अमित शाह भोपाल आएंगे। पिछली बार भी समय यही था। पिछली बार भी बीजेपी दफ्तर में बैठकों का दौर चला था और कल भी बैठकों का दौर चलेगा। पिछली बार भी चुनिंदा नेता ही बैठक में मौजूद थे और कल भी कुछ चुनिंदा नेता, 12 से 13 नेता ही इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। ये बैठक रात करीब 11:30 बजे तक चल सकती है। अमित शाह भोपाल में ही रुकेंगे रात को। सुरक्षा की बात की जाए तो देश के गृह मंत्री हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम होना लाजमी है। बीजेपी ऑफिस से ताज लेक फ्रंट तक के इलाके में नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है।
चलिए भोपाल का रुख कर लेते हैं। अधिक जानकारी के लिए शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर से कल भोपाल में अमित शाह होंगे। जो टास्क दिया था उसकी समीक्षा तो होगी ही, लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय टिकट वितरण, इस पर भी चर्चा हो सकती है। जी देखिए, केंद्रीय मंत्री अमित शाह कल भोपाल में करीब 3.5 घंटे तक भाजपा कार्यालय में एक अहम बैठक लेंगे और उस बैठक में वो उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे जो कि मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर है। तो ये बैठक इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसके पहले अमित शाह 11 जुलाई को आकर सारी एक रणनीति बनाकर रोड में बनाकर देकर गए थे। अब उसके आगे कल की जो बैठक है उसमें वो एक 3.5 घंटे की बैठक में सारी रणनीति को फाइनल कर और एक रोड मैप 2023 का बनाकर और पूरे कार्यकर्ता जो प्रमुख पदाधिकारी उन सभी को एक जिम्मेदारी देकर जाएंगे कि किस प्रमुख नेता को कौन सी जिम्मेदारी संभालनी है। कल बड़ी बात है कि अमित शाह कल यहाँ पर भोपाल में ही रात में रुकेंगे। अभी हम खड़े हैं यहाँ पर ताज होटल है, ताज होटल में ही वे रात को यहाँ पर विश्राम करेंगे। तो करीब 5 साल बाद भोपाल में शाह केंद्रीय मंत्री यहाँ पर रुकेंगे, तो ये उनका यहाँ ताज होटल में रात्रि विश्राम है। उसके बाद वो सुबह यहाँ से रवाना होंगे। तो शाह करीब 11:30 बजे ताज होटल पहुँचेंगे। उसके बाद सुबह वो यहाँ से 10:30 बजे अगले दिन रवाना होंगे। तो सुबह भी उनकी कुछ अहम बैठकें बताई जा रही है, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई शेड्यूल सामने नहीं आया कि अगले दिन वो ताज होटल में किस तरह की और किन नेताओं या किन पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। पर यह साफ है कि मिशन 2023 की रणनीति को लेकर कल और परसों का दिन भाजपा के मध्य प्रदेश चुनाव के लिहाज से बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। रायपुर से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री निवास पर हो रही है जो बैठक हो रही थी वो खत्म हो चुकी है। सीएम निवास में चल रही थी उच्च स्तरीय बैठक में सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहे। कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल रहे। प्रभारी कुमारी शैलजा, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, मंत्री रविंद्र चौबे मौजूद रहे। रामदास साहू, मोहम्मद अकबर भी मौजूद थे। चुनाव समितियों के गठन पर चर्चा हुई है। निगम मंडल आयोग में नई नियुक्तियों पर भी मंथन हुआ। 3 साल पूरा करने वालों का बढ़ सकता है कार्यकाल, ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे, सहयोगी ममता जुड़ी हुई हैं फोन पर। ममता, क्या कुछ और जानकारी बैठक को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री निवास में पहले दौर की बैठक तो खत्म हो गई थी। फिर से अभी बैठे हैं तमाम लोग जो हैं जो बैठक में शामिल होने के लिए गए थे। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पीसीसी पे प्रभारी कुमारी शैलजा जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज मौजूद हैं और निगम मंडल आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। और ये हैं और बैठक पहले दौर की बैठक खत्म हो गई और दोबारा फिर से बैठे हुए हैं। और अभी अगर हम बात करें तो थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीएम हाउस से बाहर निकलेंगे और एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और उसके बाद ही ये स्पष्ट हो जाएगा कि इस बैठक में किस तरह का निर्णय लिया गया। हालांकि ये भी बात कही जा रही थी कि जिन लोगों के निगम मंडल आयोग के कार्यकाल पूरे हुए हैं तो क्या उनको दोबारा मौका जो है वो दिया जा सकता है, उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, या फिर जो लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उनको एक तरह से कहें कि मनाने के लिए उन्हें जो है ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो इस पर सभी की नजर बनी हुई है। जी ठीक है ममता, बहुत शुक्रिया आपका। चुनाव के करीब आते ही सियासी दलों के बीच मुद्दों पर रस्साकशी आम बात है। भ्रष्टाचार के आरोप से लेकर कानून व्यवस्था के बुरे हाल तक हमने आरोप प्रत्यारोप सुने हैं और आपको भी बताए हैं। लेकिन एमपी में तो आला नेताओं के दौरे को लेकर ही बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। रिपोर्ट देखिए आप। हर चुनाव में हर पार्टी के लिए अहम होते हैं उसके की पर्सन्स, यानी कि पार्टी के बड़े कद के नेता। और चुनाव में अपने पक्ष में माहौल तैयार करने के लिए मध्य प्रदेश में भी राजनीतिक दल अपने अपने नेताओं के दौरे करा रहे हैं। लेकिन यहां तो इसी दौरे पर सियासत नजर आने लगी है। दरअसल 13 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एमपी दौरा है। वे सागर आएंगे और यहां पर संत रविदास के विशालकाय मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे। जाहिर है पूरी कवायद के पीछे वोट बैंक को साधने का लक्ष्य है, लेकिन उनके दौरे का असर वोटर पर पड़ने से पहले कांग्रेस पर पड़ गया। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सागर दौरे को स्थगित कर दिया। कांग्रेस कह रही है कि खड़गे का कार्यक्रम पार्टी ने पहले तय किया था।
लेकिन अब उनके कार्यक्रम के कुछ समय पहले ही चूंकि पीएम सागर आ रहे हैं तो सभी गाड़ियां और वाहन पहले से बुक हो चुके होंगे, जिससे कांग्रेस के कार्यक्रम पर असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस को यह भी लग रहा है कि बीजेपी ने जानबूझकर कांग्रेस के कार्यक्रम को कमजोर करने के लिए ये सब किया। कि 12 को उसी जगह इस देश का प्रधानमंत्री आ रहा है, नरेंद्र मोदी साहब। सारे साधन ऑक्यूपाई कर लेगी बीजेपी, सारी बसें, जीवें, गाड़ियां, टेंट, हर चीज बीजेपी ऑक्यूपाई कर लेगी, कब्जा कर लेगी। 13 तारीख को हमें कोई साधन मिलेंगे नहीं। तो ये फेल करने का एक जो नजरिया है उसे हम सफल नहीं होने देंगे। इधर कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने जवाब दिया। आशीष अग्रवाल कहते हैं कि पीएम मोदी का कार्यक्रम किसी के कार्यक्रम को छोटा करने के लिए नहीं है। उनका प्रोग्राम पहले से तय था, लेकिन कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी है। मोदी जी का कार्यक्रम किसी के कार्यक्रम को छोटा करने के लिए थोड़ी, मोदी जी तो स्वयं जहां खड़े हो जाते हैं वहां से लाइन प्रारंभ होती है। दूसरी बात, इसे खड़गे जी का डर कहें या उनका दोहरा चरित्र, ये उनको ही जवाब देना चाहिए। मोदी जी का कार्यक्रम 12 तारीख को संत रविदास जी की स्मृति में 100 करोड़ का मंदिर निर्माण का था, और जिस वर्ग, जिस समाज के लिए कल तक खड़गे जी ट्वीट कर रहे थे, अपनी चिंता जाहिर कर रहे थे, आज उसके सम्मान की जब बात आई तो अपने कार्यक्रम को एक दिन पहले करना था या कैंसिल करना था, ये बताता है कांग्रेसियों का और खड़गे जी का जो सम्मान है, जो चिंता है, वो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना है, इससे अधिक और कुछ नहीं। बहरहाल चुनावी माहौल में जनता को अपने पाले में करने के लिए दोनों दल जुटे हैं, लेकिन मुद्दों से इतर दौरे को लेकर ही कांग्रेस के आरोप सूबे में नई तरह की सियासत के बतौर नजर आते हैं। फिलहाल कांग्रेस ने खड़गे का कार्यक्रम स्थगित किया, लेकिन उसका यह भी कहना है कि जल्द ही दौरे को लेकर नया प्लान बन जाएगा और नई तारीख पर बुंदेलखंड में ही मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव प्रचार करेंगे। भोपाल से न्यूज 18 के लिए अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चुनावी साल है, जनता को लुभाने के लिए दोनों ही तरफ से दावों की झड़ी लगाई जा रही है। ऐसे में शिवराज सरकार के ताबड़तोड़ फैसलों के बाद कांग्रेस भी हरकत में आ गई। पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ कल कुछ बड़ा ऐलान करेंगे। 5 गारंटी के अलावा कांग्रेस के पास कई योजनाएं और वचन पत्र हैं जिसकी घोषणा की जाएगी। कांग्रेस अपने वचन पत्र में जनहित से जुड़ी योजनाओं को शामिल कर रही है। कांग्रेस की 5 गारंटी वाली योजना पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी मीडिया विभाग के अध्यक्ष आशीष अग्रवाल ने कहा कि जनता ने कांग्रेस के पुराने ऐलानों को आज स्वीकार कर दिया है। कांग्रेस की वादा खिलाफी जनता देख चुकी है। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि हम जनहित की योजनाओं को अपने वचन पत्र में शामिल कर रहे हैं, जिससे आम जनमानस को फायदा मिल सके। नहीं, अब देखिए कमलनाथ जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कल। ये उस समय 5 योजना नहीं, कई योजनाएं कांग्रेस के पास हैं और हम निश्चित रूप से जनहित की हर उन योजनाओं को अपने वचन पत्र में शामिल करेंगे जिनसे इस प्रदेश और आम जन का भला होता हो, कोई वर्ग नहीं छूटा। देखिए, एक तो जब ये कहते हैं कि कुछ नया, इसका मतलब पुराना जनता ने कमलनाथ जी के द्वारा दिया गया अस्वीकार कर दिया। और अस्वीकार भी क्यों ना करें, क्योंकि राजनीतिक क्रेडिबिलिटी और बैंक्रप्सी के दौर में जो कांग्रेस है, 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार, उसकी वादा खिलाफी का जो बैगेज बोझा ढोके चल रही है, उसके परिणाम साफ हैं। तो ये जो पॉलिटिकल बैंक्रप्सी के दौर में कमलनाथ जी की तरफ से जो भी वादे किए जाएंगे वो जनता को रास नहीं आएंगे, न स्वीकारे जाएंगे। तो इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।